हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हम देखेंगे। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर देखते हैं। इसके लिए आप निकाल लीजिए पेज नंबर 63। आ जाइए पेज नंबर 63 पे। पेज नंबर 63 पे आ गए। देन पेज नंबर 63 में एक पॉइंट है आपके राइट हैंड साइड में, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, इतना आर लिखने के बाद आप ये लाइंस को काट दीजिए, ये लाइन नहीं आएगी। द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर सिटीजनशिप, द राइट ऑफ सिटीजन, द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, subjects of the laws to be made by the government, elections, restriction on government and jurisdiction of the state, etc. नहीं लिखना, इतना आप लिख लीजिए। इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप इसमें सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। सिटीजनशिप वाला पॉइंट, ये पॉइंट, और रिलेशनशिप वाला पॉइंट, 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। बट इन केस ये 2 या 3 मार्क्स का आ गया तो आपको कम से कम 4-5 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे, इसलिए आप इतना आंसर तो अपनी कॉपी में लिख ही लीजिए। देन सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इसके लिए आप निकाल लीजिए पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 66 में 2 ही पैराग्राफ्स हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दिया होगा, आपको यहीं से आंसर लिखना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड इट ऑन 26 नवंबर 1949। Therefore 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। इतना आप लिख लीजिए, इतने में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में लिखना था तो आपने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में, इसीलिए इस डे को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस फर्स्ट ए, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज स्टैब्लिश्ड। तो इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 65 में, निकाल लीजिए पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला पॉइंट दिया है। बहुत सारी चीज़ें दी हुई है लेकिन हमें इतनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ से लिखेंगे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन August 15, 1947। इतनी एक लाइन आप लिख लीजिए। उसके बाद आगे आप लिखेंगे कि द एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंसेस के बाद आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, एक पॉइंट आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। द एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंसेस मेड बाय ब्रिटिशर्स, the administration in provinces made by Britishers was carried out by people's representatives। यहाँ ऊपर की लाइन में दिया है कि ब्रिटिशर्स डिवाइडेड इंडिया इनटू प्रोविंसेस, तो इसलिए इतना ये लाइन यूज़फुल नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं द एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोविंसेस मेड बाय ब्रिटिशर्स वॉज कैरिड आउट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, इतना लिख लीजिए। उसके बाद सिमिलरली द लोकल प्रिंसेस वर कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरिया। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। उसके बाद आप लिखेंगे द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर वर अ टोटल ऑफ 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इतना आपको लिखना है, इतने में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आंसर के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 65 में, निकाल लीजिए पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 में आपके लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट है द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर।
आपको इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको सिर्फ इस बात का आंसर करना है कि उन्हें आर्किटेक्ट क्यों कहा जाता था। तो उसके पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट रहेगा ही हैड स्टडीड इन डेप्थ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट रहेगा द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हिम वॉज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये 3 पॉइंट्स आप लिख लीजिए। द ड्राफ्ट, ये थर्ड पॉइंट है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हिम वॉज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन इसके आगे आएगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट यहाँ से आएगा कि यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैंडल्ड द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, answering the various questions raised on it, making changes in the draft as per the suggestion of the constituent assembly। ये फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट में आपका आंसर खत्म होगा। थोड़ा बड़ा ये आंसर जाएगा लेकिन आपको इतने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि इतने पॉइंट्स डालने के बाद ही आपका एक आंसर कंप्लीट लगेगा। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन लिखने के बाद आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। यदि आपको नहीं समझ आया, कुछ कन्फ्यूजन आई हुई, तो आप वीडियो को फिर से देखिए, दोबारा से देखिए, आप आगे कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए और देखिए। और आप, मैं जैसे जैसे आपको बताती हूँ आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए तो ये आपके लिए भी इजी पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 64 में, पेज नंबर 66, 65, 64 में आ जाइए। 64 में आपके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे पॉइंट है व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। यही इसी पॉइंट के नीचे हमें हमारा आंसर मिलेगा। आप पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स सच एज के बाद बहुत सारे पॉइंट्स दिए, हम इतने सारे नहीं लिखेंगे, हम 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं। सच एज डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, फुल स्टॉप। ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए। Government has to make laws relating to several subjects such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression and eradication of poverty। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे, मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट यदि आपने लिख लिया तो सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस इन द सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉज, ये आपका सेकंड पॉइंट है। देन थर्ड पॉइंट, इन शॉर्ट आप हटा दीजिए, इन शॉर्ट नहीं आएगा। गवर्नमेंट्स इन मॉडर्न टाइम्स हैव टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज राइट फ्रॉम स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनिनेस, ठीक है। और इसी के आगे आप लिख लीजिए दिस इज गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। हो गया, ये 3 पॉइंट में आपका आंसर पूरी तरीके से ख़त्म होगा। यदि आपको, मैं अगेन बोल रही हूँ, नहीं समझ आया तो आप पीछे रिवाइंड कीजिए और देखिए, और मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप अंडरलाइन करते जाइए। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द राइट ऑप्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज प्राइमरीली अनरिटन। ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले अनरिटन था? तो इसका जो आंसर है वो होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ऐसी कंट्री थी जिसका सबसे पहले अनरिटन था, क्योंकि इंडिया का भी लिख लिया गया था और अमेरिका का तो लिखा ही गया था। नाउ हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? के आंसर के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 65 पे। पेज नंबर 65 निकाल लीजिए। पेज नंबर 65 में जो पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला, उसकी लास्ट लाइन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया गया था आपको, डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी ऑप्शन दिया गया था, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं आप। लेकिन आप याद रखिए जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
उसके प्रेसिडेंट थे बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ठीक है। नाउ हु अमोंग दीज वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें से ऐसे कौन से लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। आप लिख लीजिए, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। नाउ हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? इसका आंसर भी आप सबने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, इसका आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अब देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम तो बिल्कुल क्लियर हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। On what subjects does the government has to make laws? किन सब्जेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट को लॉज बनाने पड़ते हैं? तो इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 64 पे, पेज नंबर 64 निकाल लीजिए। पेज नंबर 64 में वाटर्स एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पॉइंट है, अगेन उसमें ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स। आप ऐसा लिखेंगे, आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स। उसके बाद आप डालेंगे पॉइंट नंबर 1 डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, पॉइंट नंबर 2 प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, पॉइंट नंबर 3 इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, पॉइंट नंबर 4 क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉइंट नंबर 5 एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। बस इतना सफिशिएंट होगा, इतना 5 पॉइंट आप लिख लीजिए। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स। इसके बाद डैश लगाने के बाद आप नीचे लिखिए पॉइंट नंबर 1 2 3 4 एंड 5। इतने में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 65 में, 66 में आंसर, 66 के सबसे टॉप जो पैराग्राफ थे वहीं से लिख लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड इट ऑन 26 नवंबर 1949, ये आपका पहला पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट आपका होगा द कंट्री बिगेन टू बी गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। देन आपका थर्ड पॉइंट होगा द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे, ये आपका थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए। एंड फोर्थ पॉइंट आपका होगा देयरफॉर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। हाँ, आपको थोड़ा डाउट होगा कि हम 26 नवंबर के बारे में क्यों लिख रहे हैं, हमसे जब रिपब्लिक डे के बारे में पूछा गया, 26 जनवरी के बारे में पूछा गया। तो हम इसलिए 26 नवंबर के बारे में लिख रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया और अडॉप्ट किया वो किस दिन किया था, उसके बाद ही तो हम बता सकते हैं ना कि इस दिन से लागू हुआ, है ना। किस दिन पहले अडॉप्ट किया था? अडॉप्ट किया 26 नवंबर को, लेकिन वो लागू हुआ 26 जनवरी को। इस कारण से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये चीज़, इतनी चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इससे इस चीज़ से आप समझिए कि किस तरीके से आंसर राइटिंग होती है, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए। हमें आंसर लंबा या छोटा करने से मतलब नहीं है। ऑब्वियसली 1 मार्क्स का है तो आप छोटा लिखेंगे, ये तो सही है, बट आप वो चीज़ें लिखिए जो आंसर में ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, What are the advantages of running a country as per the provisions of the Constitution? किसी भी कंट्री को यदि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चलाया जाए तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो ये आंसर आप कैसे स्टार्ट करेंगे? ये आंसर आप स्टार्ट करेंगे, Advantages of running a country as per the provision of Constitution are and dash, ये आप ऐसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप निकाल लीजिए पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 64 में नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का पॉइंट है, यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस पे गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद
within a set of rules. This reduces the possibility of misuse of the power and authority they have been given. Then इसके बाद second, a constitution includes the rights and freedoms of the citizen. ये 2 पॉइंट के बाद आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे, रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम एज स्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ. ये आपका थर्ड पॉइंट है. एंड फोर्थ पॉइंट है, if a country is run as per constitution the faith that the common people have in the government increases. ये आपका फोर्थ पॉइंट है. 4 पॉइंट में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा. इतने 4 पॉइंट आप लिख लीजिए, इसके बाद आपका आंसर ख़त्म होता है. इतने में आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी ख़त्म होते हैं. यदि आपको इन क्वेश्चन आंसर्स में, इन एक्सरसाइज में कोई डाउट है या आपको ऐसा लगता है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है या अंडरलाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई दैट मैं थोड़े चेंजेस लेकर आऊँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.